नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग करेंगे फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा सर्वाधिक जड़त्व का माप है? तो कौन सी मात्रा सर्वाधिक जड़त्व का माप होगी? जड़त्व मतलब किसी वस्तु के एक ही जगह ठहरने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वही जड़त्व का माप होगा। तो बस ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, खाग ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? खाग ऊर्जा को हमेशा कैलोरी में मापते हैं कि कितनी कैलोरी ऊर्जा ली है हमने। जैसे हमारे होती है ना 2400 कैलोरी एक दिन के लिए साधारण व्यक्ति के लिए, तो ऐसे ही खाग ऊर्जा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग मतलब mv² अपॉन वेग, तो mv प्राप्त होगी। mv क्या कहेंगे? नहीं, संवेग और वेग के अनुपात से। संवेग मतलब mv होता है, mv अपॉन v, तो ये द्रव्यमान बचेगा। सॉरी, v² हो गया था। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का जो नियम है वही समझाता है कि वस्तु जहां है उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यही ना? तो ऑप्शन भी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये हम जानते हैं 1/10वां भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दलदली सड़कों पर क्यों फिसले हम भाई? घर्षण की कमी होती है वहां पर, स्लिप हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होगा? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का निर्माण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? किससे उत्पादन होता है? प्रकाश की ऊर्जा से होना चाहिए, किसका नहीं किससे ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल, तो ये हमारा है पास्कल वाला, या न्यूटन का तो होगा नहीं, न्यूटन का द्रव्य से संबंधित नहीं है, तो या तो आर्किमिडीज होगा या पास्कल होगा। तो पास्कल ही द्रव पे कार्य करता है प्रेशर के रूप में। यदि ज्यादा प्रेशर लगेगा तो वस्तु रुक जाएगी, इसीलिए उस ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथाया जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर निकल आती है? क्रीम किस कारण से बाहर निकल आएगी? क्योंकि उसमें एक बल लगता है, अपकेंद्रीय बल, केंद्र पे एक बल कार्य करता है जिसके कारण ये वस्तु, ये जो क्रीम है वो बाहर निकल के आ जाती है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन किसके संरक्षण पर करेगा? एक तो होता है ऊर्जा संरक्षण, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण, एक होता है कोणीय वेग संरक्षण, एक होता है रेखीय वेग संरक्षण। तो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों पे कार्य करता नहीं, तो कोणीय वेग, जेट इंजन में कोणीय वेग नहीं होता है, बचा क्या? रैखिक संवेग। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसको देखेंगे हम, कितना भाग है? c1/6 ना, मतलब पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण होगा g/6 चंद्रमा पर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का जो आकार है गोलाकार किसके कारण होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व, श्यानता। तो ये होगा भाई पृष्ठ तनाव, ज्यादा जो बूंद गिरती है उसमें पृष्ठ तनाव लगता है, जिससे कि वो मतलब अंदर की और सेंटर से जो पृष्ठ तनाव लगता है, जैसे आप देखेंगे ये बूंद है तो उस पर ये तनाव लगता है, अंदर की ओर कार्य करता है, इसके कारण बूंद बिखर नहीं पाती है और बूंद ऐसी कैसी गिरती है, गोल। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे ग्रीस।
ग्रीस से आया था जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई, जब भी पहले भी उसने जो है वो द्रव्यमान हटाया था और अब वो उसी में मिल गया तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे ये है, यहाँ पानी था, एक बर्फ का टुकड़ा डाला, फिर यहाँ सेकंड बार में क्या होगा? पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा, बर्फ का टुकड़ा यहाँ आ जाएगा, ये एडजस्ट होके, तो यदि ये पिघल जाएगा तो इसी में समा गया ना जी, इस पानी के स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं ना। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? दुनिया जानती, न्यूटन ने किया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो हम सब जानते हैं कि 9.8 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये 746 वाट होता है जी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ये भारत का कोई वैज्ञानिक था, नाम था ब्रह्मगुप्त, तो इन्होंने पहले ही बता दिया, न्यूटन बाद में बताया, तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो ऊष्मा का क्या यूनिट होगा? जूल, एम्पियर, ओम, वोल्ट, क्या होना चाहिए? ऊष्मा का तो जूल ही होता है, एम्पियर धारा का होता है, वोल्ट विभव का होता है, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो ये -40 डिग्री, वो जो फॉर्मूला आता है फारेनहाइट और सेल्सियस का, उससे हम ज्ञात करेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? तो उससे निकालना पड़ेगा जी, फारेनहाइट और सेल्सियस के फॉर्मूला से कैलकुलेट करके, तो उसमें जो कैलकुलेशन आएगा 140 डिग्री एफ फारेनहाइट, एफ मतलब फारेनहाइट, सी मतलब सेल्सियस, तो ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? क्या होगा अधः स्थल में? अधः स्थल मतलब नीचे के स्थल में, नीचे के स्थल में थोड़ा अच्छा तापमान होता है और ऊपर जम जाता है पानी, जैसे ऊपर जम गया तो नीचे तब भी पानी घूमता रहता है, इसीलिए जो जलीय जीव है वो जिंदा रहते हैं। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो नीचे वाले में 4 डिग्री रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो कौन है सर्वोत्तम चालक? जल, लकड़ी, पारा, चमड़ा। चमड़ा तो है नहीं, लकड़ी है नहीं, जल शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, प्रकीर्णन, विकिरण, चालन, क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है भाई साहब, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा? स्टीम के द्वारा, उबलते हुए पानी से ज्वाला पैदा नहीं होगी, गर्म हवा से नहीं होगी, सूर्य किरण से नहीं होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? क्वथनांक से पहले ही वाष्प में बदल जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सब जानते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गति का नियम भाई साहब, ताप संरक्षण तो होगा नहीं ऊष्मा गति में, ऊष्मा ही संरक्षण, ऊर्जा ही संरक्षण होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? मतलब कौन ऊष्मा को सबसे ज्यादा धारण कर सकता है? जल, बेंजीन, स्वर्ण, लोहा। तो जल हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा तापमान होता है तभी जाके उबलना शुरू होता है, और ऊष्मा को मतलब रखने की क्षमता अधिक है, इसीलिए जो सब्जियां होती है और चीजें होती है वो जल में उबाली जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? अच्छा, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए, मतलब कोई ताप भी परिवर्तित नहीं करना है और पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करना है,
तो अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा जो है वो कहा जाता है? तो ये ऑप्शन होगा बाष्प, तभी गैस में परिवर्तित होता है जब बाष्पन होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में क्यों ठंडा रहेगा? बाष्पीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी इसका। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों में बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। ध्वनि का प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रतिध्वनि ही होगी, मतलब जो ध्वनि टकरा के वापस आ जाए उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। तो ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो ये ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं परावर्तन कारण। आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी, मतलब कि रेलगाड़ी पास में आ रही है तो तीक्ष्णता किसके कारण बढ़ेगी? डॉपलर प्रभाव होगा ना ये। अगला क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम होती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में जो ध्वनि है उसकी गति मैक्सिमम होगी? मतलब तापमान दिया हुआ है एक तापमान पे, लगभग रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, किसमें होगी? ग्रेनाइट, पानी, हवा, लोहा। तो इसका सही आंसर ग्रेनाइट और पानी और हवा तो हो नहीं सकता ध्वनि की प्रतिध्वनि में, क्योंकि लोहा सबसे अच्छा, लोहा में 1 टन मारो तो बहुत तेज आवाज आती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जो किसने की थी? न्यूटन, यंग, स्नेल और मैक्सवेल। न्यूटन ने की नहीं, यंग ने तो दूसरा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की खोज की, स्नेल ने अलग नियम दिया। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लग जाता होगा? वो है 8 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पानी में डुबोई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में डुबोई हुई एक छड़ी, मतलब परावर्तन होता है, जो हम एक्चुअल में देखते हैं वो होता नहीं है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां पर वास्तव में किस संस्कृति के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किरण क्या करती है? किरण क्या करेगी? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन? परावर्तन करती है किरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल रंग किसके कारण हो जाता है? विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, व्यतिकरण? किसके कारण होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में जो लाल रंग है वो किसके कारण हो जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रकीर्णन के कारण होता है भैया। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमने देखा होगा, जो सूर्योदय और सूर्यास्त जो डूबता है ना, तो उनका रंग जो है वो लाल लाल हो जाता है, लाल लाल कलर हो जाता है। तो किसके कारण होता है? वो कारण, सॉरी, तो वो होता है भाई साहब प्रकीर्णन के कारण, मतलब जो प्रकाश के किरण है उनका प्रकीर्णन हो जाता है, तो जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की वो दिखाई देने लगती हैं। अगला क्वेश्चन, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये पिछली साइड का ट्रैफिक देखना है तो उत्तल, मतलब दूर की उसके पास देखेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? वही उत्तर दर्पण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर है के बीच खड़ा हो
तब उसके कितने प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देंगे, उसके टोटल 2 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, वो 5, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है, समानांतर, अपसारी, अभिसारी। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है वो समानांतर प्राप्त होता है हमें प्रकाश, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, कौन सा रंग, तो कौन सा रंग होता है, लाल और हरा। लाल रंग हम रात में भी देख सकते हैं और हरे रंग को भी आसानी से देख सकते हैं तरंग दैर्घ्य अधिक होने का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, कैमरे में जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा ताकि नजदीक दिखाई दे वस्तु है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस एक हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाएगा, कॉर्निया या रेटिना। आंख तो हो नहीं सकती, लेंस होगा नहीं, रेटिना कॉर्निया, तो ये होगा कॉर्निया ही हमेशा दान में देते। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे।